नमस्कार साथियों। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन दिनों मैं आपके साथ डिस्कस करने लग रहा हूँ और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और 2019 को हम समानांतर रूप से देखने लग रहे हैं। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ DCDRC यानी कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर DCDRC डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, इसको लेके बातचीत की थी। यानी कि जिला आयोग, जिसको सरल शब्दों में इन दिनों हम कह पा रहे हैं, पहले जिसको हम डिस्ट्रिक्ट फोरम कहते थे, उसको लेके बातचीत की थी। उसमें हमने उसके फॉर्मेशन को लेके बात की थी कि भाई जो 1986 का जो एक्ट था वो बात करता था कि भाई जो इसका एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे, जिनमें से एक महिला होगी, और जो अध्यक्ष है वो या तो डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो या वो डिस्ट्रिक्ट जज है वर्तमान में, तो या फिर वो क्वालिफिकेशन रखता हो, वो उसका अध्यक्ष होगा। यानी कि या तो कोई मौजूदा डिस्ट्रिक्ट जज उसका अध्यक्ष हो सकता है या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज उसका अध्यक्ष रह सकता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि जिला न्यायाधीश है या रह चुका है या फिर रहने की योग्यता रखता है, ऐसा व्यक्ति उसका अध्यक्ष होगा। जो सदस्य होंगे उनको विधि, वाणिज्य, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लॉ, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और सामाजिक क्षेत्र के अंदर जो विशिष्ट ज्ञान और अनुभव होना चाहिए, जिनमें से एक महिला होगी। ये जो क्वालिफिकेशन थी ये प्रोवाइड करता था 1986 का एक्ट। और जो 2019 का जो एक्ट है वो तो सिंपली ये कहता है कि भाई जो केंद्र सरकार है वो जो भी क्वालिफिकेशंस हैं और जो भर्ती की जो पद्धति है, रिक्रूटमेंट है, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट है, टर्म्स ऑफ ऑफिस है, रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ये जितनी भी जो चीज़ें हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इनको डिसाइड करती थी। ये बात कही 2019 के एक्ट के अंदर। और फिर जो उसके जो कार्यकाल के संदर्भ के अंदर जैसे 1986 में जो बातचीत की गई थी वो ये थी कि कितने दिन की अवधि होनी चाहिए, कि भाई या तो 5 साल या 65 साल आयु, जो भी पहले हो, और पुनर्नियुक्ति के ये पात्र होते नहीं है कि आप इनको रीअपॉइंट कर सकें। तो इस तरह से ये सब कुछ डिस्कस करते करते फिर हमने उसकी अधिकारिता के संदर्भ में बात की थी कि भाई जो 2019 का जो एक्ट है वो अधिकारिता, जो धन संबंधी अधिकारिता है, जो पेक्यूनियरी ज्यूरिस्डिक्शन है, उसको बढ़ा के 1 करोड़ करता है। और फिर जो स्थानीय अधिकारिता की जो हमने जो बात की थी, तो उसमें ये हमने जो परिवर्तन आया है 2019 में, वो विशेष रूप से ये आया है कि ऐसे स्थान के ऊपर भी कंप्लेंट दायर की जा सकती है जहाँ पे कंप्लेनेंट रहता है या फिर अपना कारोबार करता है या फिर नौकरी इत्यादि करता है। तो यानी कि परिवादी निवास करता है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है। द कंप्लेनेंट रिजाइड्स और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। तो ये जो प्रोविज़न था ये 1986 के अंदर नहीं था। इसमें तो ये था कि और जो कॉमन जो बात थी वो ये थी कि भाई परिवाद आरंभ करने के समय विरोधी पक्षकार या विरोधी पक्षकारों में से प्रत्येक में से कोई एक रहता है या साधारणतः कारोबार करता है या लाभ के लिए कोई काम करता है या किसी ऑफिस में काम करता है, तो उस स्थान के ऊपर। तो यानी कि ये अपोजिट पार्टी को लेके 1986 के अंदर प्रोविज़न था कि आप कंप्लेंट जहाँ फाइल करें, कहाँ, कि जहाँ पे अपोजिट पार्टी रहती है। कंप्लेनेंट यानी कि परिवादी के संदर्भ के अंदर कोई नियम नहीं था। इस कमी को 2019 के अंदर दूर कर दिया कि यानी कि कोई भी व्यक्ति उस स्थान के ऊपर ही अपना वाद दायर करते जहाँ पे वो रहता है या फिर वो नौकरी, कारोबार इत्यादि करता है। तो इससे फ़ायदा ये हो गया कि भाई जो परिवादी है, जो एक तरह से जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो परेशान व्यक्ति है, जो जिसकी शिकायत है,
तो जो शिकायत करता है उसको उस स्थान के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे उसके साथ इस तरह की आप उसको कह सकते हो कि भाई जो डिसएडवांटेज वाली जो स्थिति थी वो हुई हो। तो कुल मिला के ये जो नया जो एक्ट जो आया उसके अंदर 1986 की कमियों को दूर किया गया। अब मैं आपके साथ बात करूँगा कि तरीका क्या है कि जिसके अंदर आप कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। जो कंप्लेंट आप दायर करेंगे यानी कि मैनर इन विच कंप्लेंट शैल बी मेड, कि आप एक परिवाद दायर करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है। जो नया जो एक्ट है उसके अंदर जो चेंज जो किया गया है मैं उसको साथ साथ आपके साथ डिस्कस करूँगा। 2019 के जो चेंजेस हैं उनको साथ साथ डिस्कस करूँगा। और जो रीति जो निकल के आती है, जो तरीका जो निकल के आता है उसमें यह है अ कंप्लेंट इन रिलेशन टू एनी गुड सोल्ड और डिलीवर्ड और एग्री टू बी सोल्ड और डिलीवर्ड और एनी सर्विस प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड मे बी फाइल्ड विद ए डिस्ट्रिक्ट कमीशन बाय, यानी कि विक्रय की गई किसी वस्तु के संदर्भ में या किसी सेवा की आपूर्ति के संदर्भ के अंदर या ऐसी सहमति को लेके, यानी कि या तो आपने कोई वस्तु विक्रय कर दी या विक्रय करने के लिए आपने एग्रीमेंट किया है, या तो आपने कोई सेवा उपलब्ध करवा दी या सेवा उपलब्ध करवाने के लिए आपने एग्रीमेंट किया है, तो उस स्थिति के अंदर कौन कर सकता है? पहला कौन करेगा भाई? सामान्य सी बात है, कस्टमर करेगा, ग्राहक करेगा, उपभोक्ता करेगा। शिकायत कौन करता है? शिकायत सामान्य सी एक स्थिति है भाई, उपभोक्ता करेगा ना, कंज्यूमर करेगा। तो कंज्यूमर कौन और किस स्थिति के अंदर करेगा, इसमें 2019 के अंदर एक चेंज आया। और वो चेंज ये आया कि भाई 1986 में और जो 2019 है उसमें जो सामान्य जो चीज़ है वो तो ये है कि द कंज्यूमर टू होम सच गुड्स आर सोल्ड और डिलीवर्ड और एग्री टू बी सोल्ड और डिलीवर्ड और सच सर्विस इज प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड, यानी कि उपभोक्ता जिसे ऐसे माल का विक्रय किया गया या परिधान किया गया या विक्रय या परिधान करने की सहमति दी गई या ऐसी सेवा उपलब्ध कराई गई या सेवा उपलब्ध कराए जाने की सहमति दी गई, वो उपभोक्ता करेगा। दोनों के अंदर कॉमन ये है। अलग क्या है? अलग ये है कि ऐसे माल या सेवाओं के संदर्भ में अनुचित व्यापार व्यवहार का अभिकथन करने वाला उपभोक्ता, यानी कि ऐसा कंज्यूमर भी शिकायत कर सकता है, कंप्लेंट दायर कर सकता है जिसने एलिगेशन लगाया है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को लेकर, जिसने अनुचित व्यापार व्यवहार का अभिकथन किया है। तो जिसने एलिगेशन लगाया है वो एलेक्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन रेस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज। ये पहली बार हुआ कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अब आप किसको कहेंगे, और ये प्रोवाइड करवाया गया सेक्शन 2 के पार्ट 47 के अंदर। और इसके ऊपर मैं आपके साथ अभी बताने वाला हूँ कि भाई अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिस है वो क्या होती है। उसके मैं आपके साथ कुछ एक एग्जांपल डिस्कस करूँगा कि भाई अनफेयर कि या तो ऐसा उपभोक्ता हो कि भाई जिसने वस्तु और सेवा का परिधान किया है या परिधान करने के लिए सहमति दी है, या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से पीड़ित व्यक्ति। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या है? जैसे आप अनुचित व्यापार व्यवहार का एग्जांपल दे देते हैं कि falsely represents that the goods are of a particular standard, quality, quantity, grade, composition, style और mode, कि भाई जो
इस तरह का मिथ्या कथन दिया जाता है कि माल है या जो वस्तु है वो किसी विशिष्ट स्तर की है, विशिष्ट क्वालिटी की है या विशिष्ट संरचना या मॉडल की है, जबकि ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार का अभिकथन झूठ मूठ में कर देना एक तरह से ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। दूसरा, falsely represents that the service are of a particular standard, quality और grade। सर्विस को लेके ऐसा कह देना कि ये एक अच्छी क्वालिटी, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की है, जबकि ऐसा नहीं है। या किसी पुराने माल को, किसी पुरानी वस्तु को दोबारा से ठीक करके, दुरुस्त करके, रेनोवेट करके, रीबिल्ड करके बेच देना। फिर इस प्रकार का कथन करना कि भाई कि एक विशेष प्रकार की वस्तु या सेवा का उपयोग करने से कुछ विशेष प्रकार के लाभ होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। या फिर किसी से संबंध होने का दावा करना कि भाई makes a false or misleading representation concerning किसको लेके कि अप्रूवल और एफिलेशन, कि भाई मेरे को एक विशेष मानक से एफिलेशन मिली हुई है। जैसे आप ये कहते हैं कि हॉलमार्क का या फिर ISI जो स्टैंडर्ड हैं उनको लेके, या फिर कि भाई ये कोई पर्टिकुलर सोसाइटी है, किसी कोई जैसे खाने को लेके जो FII है उस स्तर का, तो इस तरह के जो स्तर जो डिसाइड करने वाले किसी संस्था से संबंध है, जबकि ऐसा वास्तविकता के अंदर नहीं होता। या फिर किसी बात की वारंटी या गारंटी देना जो कि संभव नहीं है। या फिर इस तरह का कथन करना कि जो कि दूसरों के माल या सेवाओं के प्रति अवमान पूर्वक कोई कथन कर देना कि भाई X जो वस्तु या जो सेवा का जो प्रोवाइडर है वो उसकी वस्तु या सेवा है वो ख़राब है, जबकि वास्तविकता के अंदर ऐसा नहीं है। या फिर कीमत जो बार्गेनिंग प्राइस है उसको लेके कोई झूठा कथन कर देना। या फिर कैश मेमो वगैरह के अंदर कि भाई एक प्रोविज़न होना चाहिए कि भाई मैं चेंज कर दूंगा अगर ये ख़राब पाई जाती है तो, जबकि और वो जो टाइम लिमिट रहती है वो 30 दिन की होनी चाहिए, और उसके संदर्भ के अंदर कोई भी गलत कथन कर देना। तो जो कुल मिला के जो अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिस है वो अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा सा पार्ट है, और मैं एक वीडियो आपके साथ उसको लेके साझा करूँगा। चूँकि वो एक लंबा सा टॉपिक बनता है तो उसके ऊपर कोई भी एक छोटा कोई जिसको आप शॉर्ट नोट टाइप के अंदर कोई क्वेश्चन उसमें से संभव है कि आगे बने। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से जो पीड़ित उपभोक्ता है वो भी एक कंज्यूमर की कैटेगरी के अंदर आता है और शिकायत कर सकता है। तो कौन कर सकता है? कस्टमर कर सकता है। कस्टमर के अंदर कौन? कि भाई या तो वस्तु या सेवा को जिसने प्राप्त किया हो या फिर प्राप्त करने का एग्रीमेंट किया हो, पहला। दूसरा कि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से पीड़ित व्यक्ति है, जिसने एलिगेशन लगाया हो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का। तो ये दो व्यक्ति उपभोक्ता माने गए शिकायत को लेकर, पहला। दूसरा कौन कर सकता है कि रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, कि एक पंजीकृत उपभोक्ता जो संघ है, कोई मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ है, चाहे ऐसा उपभोक्ता जिसने वस्तु या सेवा को लेके कोई एग्रीमेंट किया हो या वस्तु या सेवा का उपभोग किया हो, ऐसे मान्यता प्राप्त व्यवसाय संघ का सदस्य है या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंज्यूमर कर सकता है, पहला। दूसरा मान्यता प्राप्त
उपभोक्ता संघ कर सकता है। 1986 के अंदर भी ये प्रोविज़न था, 2019 में भी ये दोनों प्रोविज़न कॉमन थे। तीसरा, जो 2019 के अंदर ही जो केवल जो एक तरह से नया जो इंट्रोड्यूस किया गया वो ये है कि एक क्लास एक्शन सूट की बात की गई है कि होता क्या है कि जो भारत का जो जनमानस है वो उसकी प्रवृत्ति है वो क्षमा करने की है कि चलो भाई कोई बात नहीं, कि बात को छोड़ दो और आगे बढ़ो। और विशेष रूप से ये स्थिति कब होती है जबकि खरीदी गई वस्तु या सेवा की जो कीमत है वो बड़ी सामान्य सी या बड़ी मामूली सी रहती है कि 100-200 रुपये की कोई वस्तु खरीदी या 10-20-50 रुपये का कोई सामान खरीदा और उसको लेके शिकायत है, तो कौन आदमी सोचेगा कि भाई वहाँ पे जाओ, एप्लीकेशन फाइल करो, प्रोसेस करो और ये सब कुछ इस झमेले के अंदर पड़ो। ये एक सामान्य जनमानस की मनोवृत्ति होती है। लेकिन इसकी आड़ के अंदर जो कंपनियां और जो बड़े जो कारोबारी रहते हैं उन्होंने मान लो कि भाई 10 रुपये की बड़ी ही सामान्य सी कोई वस्तु या कोई चीज़ है और उसको 1 करोड़ लोगों ने यूज कर लिया। इतने बड़े देश के अंदर बड़ी सामान्य सी चीज़ है 1 करोड़ होना, तो 1 करोड़ लोगों ने यूज कर लिया, कितना हो गया 10 करोड़। अब वो सब तो जा नहीं सकते, तो उनकी तरफ से कोई एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति वाद दायर कर सकता है। तो क्लास एक्शन जो सूट की जो बात आई वो 2019 के अंदर आई। कंज्यूमर कर सकता है, रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन कर सकता है, और कौन कर सकता है, 1 or more consumers where there are numerous consumers having the same interest with the permission of district commission on behalf of or for the benefit of all consumers so interested, कि जिला फोरम के डिस्ट्रिक्ट कमीशन की अनुमति से एक या अधिक उपभोक्ता भी कर सकते हैं। क्लास एक्शन सूट की बात यहाँ पे की गई है। और कौन कर सकता है, CCPA यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो प्राधिकरण जो बनाया गया है पहली बार CCPA, इसके ऊपर भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। CCPA भी शिकायत कर सकता है। अच्छा, जो शिकायत है वो इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से भी की जा सकती है, प्रोवाइडेड दैट द कंप्लेंट अंडर दिस सबसेक्शन मे बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ये भी 2019 में पहली बार किया गया, यानी कि ईमेल इत्यादि के माध्यम से भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो जो मैनर जो डिसाइड किया गया 86 में और 2019 में, जो कॉमन जो बात थी वो तो सिर्फ ये थी कि भाई कंज्यूमर कर सकता है या फिर एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर्स जो कि रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन हो वो कर सकता है। लेकिन 2019 के जो परिवर्तन हैं वो ये कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन की अनुमति से एक या अधिक उपभोक्ता भी कर सकते हैं जहाँ पे सेम इंटरेस्ट हो। क्लास एक्शन सूट की बात की गई है। और CCPA यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो कि प्राधिकरण जो बनाया गया, वो भी शिकायत दर्ज करवा सकता है। 2 नई चीज़ें। तीसरी नई चीज़ ये कि इलेक्ट्रॉनिकली भी ऐसी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, यानी कि मेल इत्यादि के द्वारा भी ऐसी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। और कंज्यूमर की परिभाषा में भी चेंज किया गया कि उपभोक्ता वो जो वस्तु या सेवा का उपभोग करे या एग्रीमेंट करता है उसका उपभोग करने का, ये तो 86 और 2019 में सामान्य है। लेकिन अलग क्या है, अलग ये है कि उपभोक्ता में वो भी व्यक्ति शामिल है जो एलिगेशन लगाता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को लेकर। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस सेक्शन 2 के भाग 47 के अंदर दी गई है उसकी परिभाषा।
और जो फीस जो पे करेंगे वो भी इलेक्ट्रॉनिकली पे की जा सकती है कि आपने इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लेंट फाइल की और फीस भी आपने इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू नेट बैंकिंग के थ्रू आपने किसी मोबाइल ऐप के आपने वो फीस पे कर दी। 2019 के अंदर ये चेंज किए गए तरीके को लेके अगले वीडियो के अंदर मैं आपसे फिर से चीज़ें साझा करूँगा कि जो प्रोसीडिंग है डिस्ट्रिक्ट जो कमीशन के सामने वो किस तरह से चलाई जाती है। तब तक के लिए नमस्कार।